हेलो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी इसी साल यानी कि 2024 में रिलीज हुई थी, जो कि एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। दोस्तों मूवी की कहानी काफी ज्यादा यूनिक है और इसका कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है, जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। और दोस्तों हाल ही में मैंने एक काफी डरावनी फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द इनहेरिटेंस। दोस्तों आपको ये मूवी जरूर से देखनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक खेत में खड़ी थी और उस खेत में चारों तरफ वीट के पौधे लहरा रहे थे। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की उस वीट को एक सीजर की मदद से छांट रही होती है। तभी घर का माहौल एकदम से इंटेंस हो जाता है और उस लड़की का हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता। तभी वो लड़की जो खेतों में थी वो घर के अंदर आ जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन ने उस सीजर को अपने गले के पास रखा है। वो घबरा जाती है और रोते हुए किसी से बोलती है कि ऐसा मत करो, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। वो लड़की खुद को बार बार स्टैब करके मार लेती है। उसके मरते ही वो पहली लड़की भी मानो पजेसी हो जाती है और उसका खुद का हाथ भी कंट्रोल में नहीं होता और वो भी उसी सीजर से खुद की जान ले लेती है, मानो जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा हो। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें एमा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसको उसका बॉस काफी भला बुरा बोलकर नौकरी से फायर कर देता है क्योंकि वो फिर से काम पर लेट आई थी। अब इसके बाद एमा अपनी फ्रेंड जूलिया से मिलती है और दोनों स्ट्रेस कम करने के लिए वीड स्मोक करते हैं। एमा यहाँ काफी दुखी थी क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, उसे अपना रेंट भरना था पर उसके पास पैसे भी नहीं थे। ये सुनकर जूलिया उसे ट्यूसडे नाइट को क्लब में बुलाती है ताकि वो थोड़ा चिल कर सके। इसके बाद हमें ट्यूसडे नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमा और जूलिया के अलावा उसकी एक और फ्रेंड पुआ भी होती है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है जिसका नाम जेम्स होता है और वो इन्हीं सब का फ्रेंड होता है। जेम्स यहाँ बातों ही बातों में उन सभी को ट्रिम सीजन के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो लोग जिस वीड को स्मोक करते हैं उसे पहले एक खास तरह के फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन और कई सारे प्रोसेस के बाद ये वीड तैयार किया जाता है। वो आगे बोलता है कि फ्लावर से वीड को ट्रिम करने का काम साल में सिर्फ एक बार ही किया जाता है, इसीलिए वो सब इसे ट्रिम सीजन कहते थे और इसमें बहुत पैसा है। पुआ भी ये काम पिछले साल कर चुकी है। ये सुनकर जूलिया एमा से कहती है कि क्यों ना वो लोग भी वहाँ पर जाए वो काम करने के लिए, क्योंकि इसमें काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे। लेकिन एमा काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो किसी स्ट्रेंजर फार्म पर जाकर काम नहीं करना चाहती थी, वो भी शहर से इतनी दूर इल्लीगल काम करने के लिए। इसलिए वो जेम्स को मना कर देती है, जिस पर जेम्स उसे फिर से सोचने के लिए बोलता है। इसके बाद पार्टी खत्म करने के बाद एमा जब अपने घर जाती है तो उसे उसकी लैंडलॉर्ड मिलती है जो एमा से बोलती है कि उसने अभी तक रेंट नहीं दिया है, जिस पर एमा उसे बहुत जल्द रेंट देने के लिए बोलती है। इस पर उसकी लैंडलॉर्ड उसे एक हफ्ते का टाइम देती है, जिसके बाद वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। ये सुनकर एमा बहुत दुखी होती है और ना चाहते हुए भी उसे जेम्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अब इसके बाद अगली सुबह जूलिया और एमा एक लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनके अलावा कुछ और लोग भी थे। तभी वहाँ जेम्स अपनी वैन लेके पहुँचता है और सभी को उस वैन में बैठने के लिए बोलता है, जिस पर एमा पूछती है कि वो लोग अपनी गाड़ियों से क्यों नहीं जा सकते। इस पर जेम्स उन्हें बताता है कि जिस फार्म पर वो लोग जाने वाले हैं उसका रास्ता काफी खराब है और वैन के अलावा कोई और गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती, जो कि एक काफी वियर्ड एक्सक्यूज लग रहा था। इसके बाद वो सभी वैन में बैठकर फार्म की तरफ जाने लगते हैं। अब वैन के अंदर हम पूरे ग्रुप को देख पाते हैं जहाँ पर जूलिया और एमा के अलावा डस्टी, लेक्सी और हैरी भी थे। अब यहाँ डस्टी और हैरी इस काम को पहली बार करने जा रहे थे, बट लेक्सी ये काम पिछले 3 साल से करती आ रही थी, जिससे कि बाकी के मेंबर थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि कोई बंदा तो उनके साथ है जिसको इस काम का थोड़ा एक्सपीरियंस है। अब थोड़ी देर के बाद वो सभी चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर वो सभी हथियारों से लैस गार्ड को देखते हैं जो उस फार्म के इलाके को सिक्योर करने का काम करते थे। वो जेम्स की वैन को चेक करके उन्हें फार्म की तरफ ले जाते हैं। वैन एक केबिन के पास आकर रुकती है, जिसके बाद जेम्स सभी को उनके कमरे दिखाता है। इसके बाद जेम्स उन्हें रेडी होकर 1 घंटे में मोना से मिलने के लिए बोलता है। दरअसल मोना उस जगह और फार्म की बॉस होती है। इसके बाद हमें मोना के घर का सीन दिखाया जाता है जहां मोना सभी मेहमानों का वेलकम करती है। वो सभी रियलाइज करते हैं कि मोना एक काफी रिच लेडी है। मोना यहाँ सभी लोगों से काफी अच्छे से मिलती है और सभी से अपने बेटों को इंट्रोड्यूस कराती है, जिसमें से बड़े बेटे का नाम क्रिस्टोफर होता है और छोटे बेटे का नाम मैल्कम। डिनर स्टार्ट करने से पहले मोना सभी को उसकी फार्म का बना वीड स्मोक
स्मोक करने के लिए देती है। वो सभी वीड स्मोक करते हैं और सभी धीरे धीरे हाई होने लगते हैं क्योंकि वो वीड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी हैरी मोना से पूछती है कि क्या वो स्मोक नहीं करती, जिस पर मोना बोलती है कि वो असल में एक अलग तरह का वीड स्मोक करती है जो कि काफी रेयर है और सिर्फ उसी के लिए ही बनाया जाता है, पर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीड होता है जिसे उसके अलावा कोई और कंज्यूम नहीं कर सकता। तभी हैरी मोना से उसके ग्लव्स के बारे में पूछती है कि क्या वो रियल लेदर से बना है, जिस पर मोना बताती है कि उसे असल में ड्राई हैंड की बीमारी है जिसकी वजह से उसे ग्लव्स पहनना पड़ता है। पर जब वो ये बात बोल रही होती है तो कैमरा उनके बेटों की तरफ शिफ्ट होता है जो एक अजीब रिएक्शन दे रहे होते हैं जैसे कि उनकी माँ झूठ बोल रही हो। अब इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस्टोफर उन सभी को काम कैसे करना है इसके लिए रूल और रेगुलेशन समझा रहा होता है, जैसे कि उन्हें काम के वक्त हमेशा ग्लव्स पहन के रखना है और सीजर की मदद से प्लांट के बड को अलग करना है। तभी एमा नोटिस करती है कि जेम्स वहाँ से जा रहा होता है। एमा भाग के उसके पास जाती है और बोलती है कि उसे लगा था कि वो भी उनके साथ वहीं काम करेगा, पर जेम्स उससे बोलता है कि वो बस उन्हें छोड़ने आया था और अब वो उनसे 2 हफ्ते के बाद मिलने आएगा। ये बोल के जेम्स वहाँ से चला जाता है और हमें उसके वैन में पैसों से भरा एक थैला दिखाया जाता है जिसमें काफी सारा कैश था। इसका मतलब था कि यहाँ इस जगह पर जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसा लग रहा था कि जेम्स ने पैसों के बदले उन सभी लोगों का सौदा कर दिया हो। दूसरी तरफ सभी लोग अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी लेक्सी के हाथों में सीजर से कट लग जाता है, लेकिन लेक्सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन वो तो इस पे हंस रही थी। असल में लेक्सी को CIP नाम की एक बीमारी थी जिसे उसे बचपन से ही किसी तरह का पेन महसूस ही नहीं होता था। अब इसी बीच वो बात करते हैं कि आखिर मोना की क्या उम्र होगी, क्योंकि फेस से तो वो यंग लगती है बट उसके बेटों को देखा जाए तो वो काफी उम्रदराज लगते हैं। तभी हैरी रियलाइज करती है कि उस कमरे के सभी विंडोज पर न्यूज़पेपर चिपका हुआ है जिससे उस कमरे में कहीं से भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। हैरी को यहाँ थोड़ा सा घुटन महसूस होता है और वो एक विंडो पर लगी न्यूज़पेपर को हटा देती है। उसी वक्त वहाँ पर मोना आ जाती है और वो पेपर को हटा देख गुस्सा होने लगती है। वो बोलती है कि उन लोगों ने वो न्यूज़पेपर किसी खास वजह से वहाँ लगाए थे। इसके बाद मोना थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है और वो एमा को सभी विंडोज पर पेपर चिपकाने के ऑर्डर्स देती है, जबकि वो हैरी थी जिसने वो सारे पेपर्स हटाए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एमा न्यूज़पेपर लेने मोना के घर जा रही होती है। तभी हैरी भी उसे ज्वाइन करती है क्योंकि वो काफी गिल्ट फील कर रही थी कि उसकी गलती की सजा एमा को मिल रही है। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों मोना के घर पहुंच जाते हैं जहां मोना एमा को लेकर बेसमेंट में जाती है ताकि वो दोनों वहां से कुछ न्यूज़पेपर ला सके। वहीं दूसरी तरफ हैरी मोना के घर में चीजों को चेक करने लगती है और तभी उसे एक अलमीरा में एक अलग तरह का जार नजर आता है जिसे जब वो खोलती है तो उसे उसमें से रेड कलर का वीड बड्स मिलता है जिसे हैरी स्मेल करने लगती है और सिर्फ उसके स्मेल मात्र से ही हैरी को हेलुसिनेशन होने लगता है। हैरी सोचती है कि ये जरूर वही वीड होगा जिसके बारे में मोना उसको बता रही थी और जो सिर्फ मोना के लिए ही बनाए जाते हैं। अब दोस्तों उस वीड के लाल कलर होने के पीछे एक काफी भयानक और खतरनाक रहस्य छुपा हुआ है और वो रहस्य क्या है आपको आगे पता लगेगा। खैर हैरी उन वीड्स में से एक बड को छिपा कर अपने पास रख लेती है और जार को उसकी जगह पर रख देती है। इधर वो लोग केबिन में वापस आकर पेपर को चिपकाने का काम शुरू कर देते हैं। इस काम को करते करते उन्हें रात हो जाती है, जिसके बाद हम रात में जूलिया, एमा और हैरी को वीड ट्रिम करते हुए देखते हैं। तभी हैरी उस वीड बड को निकालती है और उसे स्मोक करने लगती है। वो उसे जूलिया और एमा को भी ऑफर करती है पर वो दोनों मना कर देते हैं। पर जैसे ही हैरी उस वीड को एक बार स्मोक करती है तो अचानक से उसे बहुत ही तेज खांसी आने लगती है और उसके बाद वो इतना ज्यादा खांसती है कि उसके मुंह और आंख से ब्लड आने लगता है। वो वहीं नीचे गिर जाती है और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और एट दी एंड उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही उसके मुंह से एक अजीब लाल रंग का धुआं निकलता है जो एमा के मुंह के अंदर चला जाता है और ऐसा होते ही एमा को भी खांसी आने लगती है। तभी वहाँ मोना, मैल्कम और डस्टी भी आ जाते हैं। इसके बाद मैल्कम उस ब्लड को क्लीन करने लगता है तो मोना उसे ऐसा करने से रोक देती है, एज उसने पहले ही मना किया था कि उसकी वीड सबसे अलग है जो दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। इतना बोलकर वो सभी हैरी की बॉडी को लेकर कहीं चले जाते हैं और एमा और जूलिया को वो रात उसी रूम में बहुत ही मुश्किल से गुजारनी पड़ती है। एमा जब सोने की कोशिश कर रही होती है तभी उसे सपने में वही 2 लड़कियां दिखती हैं जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसके बाद एमा डर कर उठ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मोना ने सभी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है, जहाँ पर वो सभी पूछते हैं कि आखिर उसने हैरी की बॉडी के साथ क्या किया और क्या उसने उसके पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया है, जिस पर क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि अगर उनके एरिया में ऐसा
ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो लोग उसे उनके हिसाब से हैंडल करते हैं, इसलिए उन लोगों का कोई भी हक नहीं है इस बारे में पूछने के लिए। उन लोगों को सिर्फ अपनी जॉब करनी चाहिए और इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तभी मोना देखती है कि डस्टी काफी ज्यादा डरा और सहमा सा बैठा है। मोना उससे कारण पूछती है और बोलती है कि उसे सच बोलना चाहिए, जिस पर डस्टी बताता है कि असल में उसके डैड ने भी खुद को शूट कर लिया था और वो भी बिल्कुल हैरी की तरह ही खून से लथपथ हो गए थे और इसीलिए वो खून देखकर डर जाता है। और इतना कहते ही डस्टी वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद मैल्कम भी उसके पीछे जाता है। इधर लेक्सी जब डस्टी का टेंट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि डस्टी वहाँ से अपना पूरा सामान लेके भाग चुका है। उसके बाद सारी लड़कियां डस्टी को ढूंढने निकल जाती हैं, जिसके बाद मोना भी क्रिस्टोफर को डस्टी को ढूंढने का ऑर्डर देती है। सभी लड़कियां डस्टी को ढूंढ रही होती हैं, तभी एक गनमैन जो कि मोना का गार्ड होता है उन सभी को रोक लेता है और उन्हें केबिन में वापस जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ डस्टी जंगल में अकेला ही डरते डरते आगे बढ़ रहा था, तभी उसे वहाँ मैल्कम मिलता है। मैल्कम घबराते हुए डस्टी को समझाता है कि उसे वहाँ से नहीं भागना चाहिए क्योंकि मोना उसे यहाँ से किसी भी हाल में भागने नहीं देगी, लेकिन डस्टी उसकी एक नहीं सुनता और उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी क्रिस्टोफर वहाँ पहुँच जाता है, जो देखता है कि मैल्कम डस्टी को वहाँ से भागने में उसकी मदद कर रहा है। डस्टी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर मैल्कम की काफी पिटाई करता है कि वो उसे पकड़ने की बजाय उसकी मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोना एक डैगर को अपने हाथों में लिए हुए है और वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही है और ऐसा करने से वो डस्टी के बॉडी को कंट्रोल कर पा रही थी। वो डस्टी को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जो देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। एक टेंट के अंदर काफी सारे कैंडल्स जल रहे थे और उन्हीं सब के बीच एक वीट प्लांट ग्रो कर रहा था। ये वीट प्लांट बाकी वीट प्लांट से काफी अलग दिख रहा था। इसके बाद वहाँ मोना भी पहुँचती है, जो उसी डैगर से डस्टी को खुद को मारने के लिए मजबूर कर देती है और एट द एंड डस्टी भी मारा जाता है। इसके बाद क्रिस्टोफर भी वहाँ पहुँचता है, जो डस्टी के पेट में हाथ डालकर एक अजीब सी चीज को बाहर निकालता है, जो कि ऑफ कोर्स उसकी बॉडी का पार्ट्स तो नहीं लग रहा था। मोना उस चीज को उस वीट प्लांट के अंदर दफना देती है और थोड़ी ही देर के बाद हम नोटिस करते हैं कि वो वीट प्लांट उस चीज को कंज्यूम कर रही है, जिससे कि वो प्लांट पूरा रेड हो जाता है। यानी कि मोना का जो वीट था, जो सिर्फ खास उसी के लिए बनाया जाता था, वो वीट ह्यूमन ब्लड और फ्लैश से बनता था और यही वजह थी कि हैरी ने जिस वीट को चुराया था उसका कलर रेड था। दूसरी तरफ हम लड़कियों को देखते हैं जो भागते हुए उसी टेंट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको डस्टी की डेड बॉडी दिखती है। उन्हें वहां पर मैल्कम भी मिलता है, जो डस्टी को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी था और रो रहा था। अब मैल्कम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कुल्हाड़ी उठाकर क्रिस्टोफर से फाइट करने के लिए चला जाता है, जहां पर वो क्रिस्टोफर पर पीछे से हमला कर उसे घायल कर देता है और फिर दोनों में फाइट होने लगती है, जिस दौरान दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और एट द एंड दोनों ही मारे जाते हैं। इतना होते ही मोना को एहसास हो जाता है कि उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया है, इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपनी पूरी पावर लगाकर सभी लड़कियों को कंट्रोल कर लेती है। सबसे पहले वो एमा को कंट्रोल करती है और उसी के हाथों से जूलिया का गला दबाने लगती है और एमा ना चाहते हुए भी अपनी बेस्ट फ्रेंड जूलिया का गला दबाकर उसे मार डालती है। इसके बाद वो पूरी पावर को यूज करके एमा और लेक्सी को कंट्रोल कर अपने घर में खींच लाती है, जहां हम पहली बार मोना के असली हाथों को देख पाते हैं, जो काफी ज्यादा ओल्ड और भयानक दिख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर मोना उस वीट प्लांट और पावर्स के बारे में असली कहानी रिवील करती है कि असल में उसके पास जो पावर थी वो उसे उसी वीट प्लांट से मिल रही थी और उस वीट प्लांट में किसी को भी कंट्रोल करने की पावर है। मोना बताती है कि उसका परिवार काफी समय से उस प्लांट को संभालते आ रहा है। इस प्लांट में उन्हें अमर बनाने की भी पावर है, जिसके लिए उसे इंसानों का सेक्रीफाइस चाहिए होता है और ये काम वो बरसों से करते आ रहे हैं, जहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी यही काम करते थे ताकि वो लोग एक लंबी लाइफ जी सकें। पर अब मोना इस पावर के लिए लास्ट बची थी, क्योंकि उन लड़कियों की वजह से उनके दोनों बेटे मारे जा चुके थे। जिसके बाद मोना उन दोनों को टॉर्चर करने लगती है। मोना एक लाइटर की मदद से खुद की हाथ जलाने लगती है, लेकिन इसका पेन एमा को हो रहा था। पर जब वो ये चीज लेक्सी पर करने की कोशिश करती है तो लेक्सी को कोई भी पेन फील नहीं होता, क्योंकि आपको याद होगा कि लेक्सी को बचपन से ही कोई पेन फील नहीं होता था। तभी लेक्सी को मौका मिलता है और वो एक कुल्हाड़ी की मदद से मोना का एक हाथ काट देती है, जिससे मोना दर्द से चीख पड़ती है। लेकिन अभी भी मोना के पास एक हाथ सही सलामत होता है, जिससे वो लेक्सी को कंट्रोल कर लेती है और उसे उसी के हाथों से मरवा देती है। इधर एमा भी मोना पर हमला कर देती है और वो उसी जार को तोड़ देती है जिसमें मोना अपना ब्लडी वीड रखा करती थी और उस जार के टुकड़े से
मोना का दूसरा हाथ भी काट देती है, जिससे मोना हेल्पलेस हो जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद एमा जूलिया की डेड बॉडी के पास जाती है, जहाँ उसे देखकर वो रोने लगती है क्योंकि जूलिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तभी एमा नोटिस करती है कि मोना की पावर अब एमा के अंदर आ चुके हैं, जिससे वो मोना के गार्ड्स को कंट्रोल कर उन्हें एक एक करके मारने लगती है। इधर हम एक और शॉकिंग चीज देखते हैं कि मैल्कम अभी भी जिंदा है, जो कि अपनी माँ के पास आता है, जहाँ मोना उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। मगर मैल्कम उसकी मदद नहीं करता और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोना उस वीड प्लांट में आग लगा देती है। मूवी के आखिरी सीन में हम जेम्स को देखते हैं, जो एक पब में बैठकर दो लड़कियों को ट्रिम सीजन के बारे में बता रहा होता है, यानी कि वो अपना अगला टारगेट सेट कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है और उसकी उंगलियां क्रैक होने लगती हैं। इट मींस कि वहां पर एमा आ चुकी थी, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड जूलिया का बदला लेने आई थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।